डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं श्याम मुरली मनोहर पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण एशियामा सरकार अने राजनीति पेपर 9 और इसके अंतर्गत जो भारतीय विदेश नीति है इसका हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि 9वां हिस्सा होगा इस इकाई का। आज हम चर्चा करेंगे भारत श्रीलंका संबंध के बारे में। जैसे कि दक्षिण एशियाई संदर्भ में हमने इससे पहले भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान संबंध इस पर चर्चा किया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारत श्रीलंका संबंध पे देखेंगे कि ये किस तरह से विकसित हुआ है। भारत श्रीलंका का सबसे करीबी पड़ोसी है और जब हम भारत का मैप देखते हैं, मानचित्र देखते हैं, तो दक्षिण के हिस्से में जो दक्षिण भारत से लगा हुआ जो राष्ट्र है, जो एक देश है, वो श्रीलंका है और इससे हम समुद्री सीमा शेयर करते हैं। इनके बीच 2500 साल से भी ज़्यादा पुराने संबंध हैं जो एक मजबूत सभ्यतागत और ऐतिहासिक जुड़ाव साझा करते हैं। भारत की जो पड़ोस पहले, जो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है और जो महासागर विजन है, इसमें श्रीलंका एक सेंटर स्टेज रखता है, एक केंद्रीय स्थान है श्रीलंका का, कि भारत की जो पड़ोसी पहले की नीति है या महासागर का जो विजन है, श्रीलंका के बिना हम उसे सोच नहीं सकते और इस विजन को साकार नहीं कर सकते। महासागर जो है ये है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। तो इस जो क्षेत्र, जो दक्षिण एशिया का क्षेत्र है, जो भारत से लगे हुए पड़ोसी राज्य हैं, जो देश हैं, उनके साथ म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, इस विजन के साथ भारत आगे बढ़ता है श्रीलंका के साथ। द्विपक्षीय संबंध दोनों ही देशों के परिपक्व हैं और विविधतापूर्ण हैं, एक डाइवर्स रिलेशन दोनों शेयर करते हैं और इन पे समकालीन प्रासंगिकता के भी सभी क्षेत्र शामिल हैं। दोनों देशों की साझी संस्कृति और सामाजिक विरासत रही है। अगर हम पौराणिक काल में देखें तो भारत और श्रीलंका एक तरह से रामायण में भी इसका उद्भव हम देखते हैं। भारत और श्रीलंका संबंध का जो रामायण है वो किस तरह से अयोध्या के राजा श्रीलंका में जाते हैं और वहाँ रावण को पराजित करके एक जो उस वक्त की सोने की लंका थी उसको एज सच रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण को हैंडओवर करके आते हैं। तो भारत और श्रीलंका का जो संबंध है वो आज का नहीं है, 2500 वर्षों का जो एक 2500 साल जो है उससे ज़्यादा पुराने संबंध इनके रहे हैं। और अभी के अगर कंटेम्प्रेरी पीरियड को हम देखें तो जो महासागर और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इसमें श्रीलंका एकदम केंद्रीय स्थान रखता है भारत के अगर नज़रिए से देखा जाए तो दोनों देशों के बीच जो है नागरिकों के बीच एक व्यापक पारस्परिक संपर्क भी है। पीपल टू पीपल जो कनेक्ट होता है वो दोनों ही देशों के बीच बहुत ही अच्छे स्तर पर है। हम देखते हैं कि श्रीलंका में बहुत सारे तमिल ओरिजिन के लोग हैं जो एक ब्रिटिशर्स के पीरियड में वहाँ प्लांटेशन के लिए गए, तो एक जो श्रीलंका का क्षेत्र है वहाँ पर तमिल लोगों का काफ़ी संख्या में रहना होता है। दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंध है। बौद्ध धर्म श्रीलंका में सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र द्वारा लाया गया था। जब हम देखते हैं दक्षिण भारत तो वहाँ चोल राजवंश श्रीलंका पर कई बार विजय प्राप्त किया। चोलों ने श्रीलंका पर एक अस्थायी सांस्कृतिक प्रभाव भी छोड़ा जिसने कला, वास्तुकला और भाषा को प्रभावित किया। तो दक्षिण भारत का जो चोल राजवंश था वो श्रीलंका पर कई बार विजय प्राप्त किया और जब एक साम्राज्य किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक रहता है तो वो अपनी कला, संस्कृति, वास्तुकला और भाषा उस क्षेत्र का प्रभावित करते हैं और अपनी चीज़ों को एक तरह से वहाँ छोड़ के आते हैं।
हम देखते हैं ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता भारत को 1947 में मिली और इसी प्रकार 1948 में श्रीलंका भी स्वतंत्र होता है। दोनों ही देशों ने एक तरह से 1947 और 48 में क्रमशः ब्रिटिश जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उनसे फ्री होते हैं। भारत लोकतांत्रिक संस्थाओं को स्थापित करने में श्रीलंका में काफ़ी मददगार रहा है। श्रीलंका का जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, स्ट्रक्चर है, उसको सुदृढ़ बनाने में भारत का अमूल्य योगदान रहा है। भारत श्रीलंका के संबंध का अगर हम महत्व देखें तो श्रीलंका का जो एक रणनीतिक स्थिति है ये भारत के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है और भारत के दक्षिणी क्षेत्र से लगा हुआ समुद्री सीमा शेयर करता है। तो भारत को हिंद महासागर में अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें या स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से देखें तो श्रीलंका के साथ बेहतर संबंध रखना एक तरह से दोनों ही देशों के लिए एक साझा रूप में बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत एक तरह से श्रीलंका के लिए बहुत ही मददगार साबित होता रहा है और भारत एक तरह से अगर आदान प्रदान आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो श्रीलंका को काफ़ी मदद, काफ़ी राहत इस मसले पे पहुंचाया है। इन दोनों ही देशों का ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध रहा है। तो ये तीन एक मेजर पॉइंट हो सकते हैं जो भारत और श्रीलंका के जो ऑनगोइंग रिलेशनशिप है उसको और सुदृढ़ करे और मजबूत बनाए। इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी भारत और श्रीलंका के बीच है जातीय संघर्ष का। 1980 के दशक में हम देखते हैं कि भारत और श्रीलंका का जो संबंध था वो जातीय संघर्ष की वजह से उसमें थोड़ी खटास आती है। जो तमिल्स और वहाँ के सिंहली लोग थे उनके बीच जो आपसी विवाद होता है, जो एथनिक वायलेंसेज होते हैं, इसकी वजह से भारत और श्रीलंका का भी रिश्ता थोड़ा खटास की स्थिति में आ जाता है। श्रीलंका में जो बहुसंख्यक सिंहली समुदाय थे वो अल्पसंख्यक तमिल समुदाय के बीच एक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। 1948 में श्रीलंका की आज़ादी के बाद सिंहली प्रभुत्व वाली सरकार ने ऐसी नीतियों को लागू किया जिसने तमिल समुदाय को और हाशिए पे ला दिया। तो कोई भी सरकार जब एक बड़े सेक्ट को इग्नोर करती है भाषाई रूप से या उन पे थोपा जाता है उनके जो कल्चर है उसके विपरीत की चीज़ें, तो एक विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। और वहाँ पे जो एक सिंहली डोमिनेंस था सरकार में, उन्होंने तमिलों को किनारे पर लगा दिया, हाशिए पर लगा दिया। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण वजह बना जो जातीय संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई और यह फिर भारत और श्रीलंका के बीच जो संबंध है उसमें एक खटास की स्थिति उत्पन्न करता है। सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा बना दिया गया। अब इससे क्या होता है कि जो तमिल स्पीकिंग पीपल थे, जो लोग थे, उनके लिए वहाँ पर नौकरी रोजगार के लिए एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। किसी एक बड़े समुदाय को उसके भाषा से रोका जाने लगा, उसके भाषा को प्रैक्टिस करने से रोका जाने लगा। शिक्षा और रोजगार में तमिल लोगों के प्रति एक भेदभावपूर्ण रवैया था जो सिंहली सरकार थी। अब ये जो विरोध की स्थिति थी, जो वहाँ पे तमिलों के खिलाफ जो दुर्भावना थी, उसको लेके वहाँ एक लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम LTTE एक विद्रोह ग्रुप का जन्म होता है और पूर्ण पैमाने पर सशस्त्र विद्रोह शुरू हो जाता है जो वहाँ के सिंहली सरकार के विरोध में था। और यह लगभग 3 दशकों तक चला जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। तो जातीय संघर्ष किसी भी राष्ट्र के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, उसमें LTTE का जो जन्म हुआ श्रीलंका में, ये अपने आप में एक वर्तमान काल का अगर देखें तो बहुत ही अनूठा उदाहरण है कि किस तरह से जातीय संघर्ष श्रीलंका को आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पीछे कर दिया। भारत तमिल आबादी और क्षेत्र में रणनीतिक हितों के साथ खुद को इस संघर्ष में उलझा हुआ पाया। चूँकि जो तमिल्स थे वो भारत के ही क्षेत्र से श्रीलंका में गए थे, तो ऐसी स्थिति में भारत में जो तमिल लोग थे वो इसका विरोध कर रहे थे और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भारतीय जो सरकार है वो श्रीलंका से सख्ती से निपटे, कि वो अपने ही लोगों को, जो तमिल लोग थे,
उनका संरक्षण करे, उनके भाषा का संरक्षण करे, उनके संस्कृति का संरक्षण करे, तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार खुद को थोड़ा उलझा हुआ पाती है। 1991 में लिट्टे के जो LTTE थे, उसके आत्मघाती हमलावर द्वारा भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी हत्या कर दी जाती है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। जातीय संघर्ष के दौरान और उसके बाद श्रीलंका में भारत की भागीदारी शांति स्थापना की रही। भारत हमेशा से पीसफुल नेगोशिएशन चाहता था LTTE और श्रीलंका की सिंगली सरकार जो थी, सिंगली डोमिनेंस जो सरकार थी, उनके मध्य, कि इस तरह की जातीय संघर्ष को किनारे लगाया जाए और दोनों एक टेबल पे बैठकर नेगोशिएट करें कि किस तरह से समस्या का समाधान किया जा सकता है। क्षेत्रीय स्थिरता, सामरिक हितों और जटिल संघर्ष का अस्थायी समाधान खोजने की भारत की इच्छा पर भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता रहा है। 1987 में जब श्रीलंका में गृह युद्ध बढ़ गया और तमिल आबादी की दुर्दशा बिगड़ गई, तो भारत ने स्थिति को स्थिर करने और मानवीय संकट को दूर करने के उद्देश्य से एक शांति मिशन शुरू किया। हम देखते हैं इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो थी वो भारत यहाँ से भेजता है और श्रीलंका में उस जो LTTE प्रभावित क्षेत्र था वहाँ उनको डिप्लॉय करता है। भारतीय शांति सेना जो IPKF थी उसको युद्ध विराम लागू और लिट्टे जो LTTE था उसको नेस्तनाबूद करने के लिए, उनको उनसे हथियार जमा कराने के लिए इस पूरे प्रकरण में भारतीय शांति सेना को वहाँ पर उस जो तनाव की स्थिति थी उसको हैंडल करने के लिए भेजा जाता है। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत की जो प्रत्यक्ष सैन्य भागीदारी थी वो समाप्त हो गई। जो एक मिलिट्री इंटरवेंशन था भारत की तरफ से वो 1991 में जब राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री की LTTE द्वारा हत्या कर दी जाती है तो उसके बाद भारत इसे पीछे खींच लेता है और किसी भी तरह की सैन्य भागीदारी से को ख़त्म करता है। 1987 में हम देखते हैं कि भारत श्रीलंका समझौते पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के बीच एक पीस एकॉर्ड साइन हुआ था, जिसमें प्रांतों को सत्ता हस्तांतरण और श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में एक स्वायत्त प्रशासनिक ढांचे की स्थापना के लिए रूपरेखा तैयार की गई थी। लेकिन अब इस समझौते का कार्यान्वयन थोड़ा चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो कट्टरपंथी सिंगली समूह थे वो इसके विरोध में थे। वो किसी भी तरह से जो तमिल लोग थे उनसे सिंपैथी नहीं रखते थे। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद जो द्विपक्षीय संबंध था वो बदल गया और एक तरह से हम देखते हैं कि उसमें जो खटास की स्थिति थी वो और तनावपूर्ण हो जाता है। श्रीलंका में लंबे और विनाशकारी गृह युद्ध के बाद भारत ने युद्धोत्तर सुलह, पुनर्निर्माण और पुनर्वास प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2009 में लिट्टे की सैन्य हार के बाद श्रीलंका को विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास, बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और जातीय सुलह को बढ़ावा देने के लिए मामले में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारत ने अपने पड़ोसी देश में अस्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों को संबोधित करने के जो महत्व थे उसको जाना, पहचाना और भारत की तरफ से उस वक्त जो सहायता की जा सकती थी भारत ने श्रीलंका के पुनर्निर्माण और स्थायित्व के लिए किया। अब हम चर्चा करेंगे भारत और श्रीलंका के बीच जो उच्च स्तरीय दौरे हुए हैं। तो अगर कंटेम्प्रेरी पीरियड को हम देखें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक 3 बार श्रीलंका का दौरा कर चुके हैं और किसी भी दो राष्ट्रों के बीच उनके संबंध को व्यापक बनाने में जो उच्च स्तरीय दौरे होते हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है और यह दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच के जो डिप्लोमेटिक संबंध हैं वो कितने महत्वपूर्ण और मजबूत हैं। श्रीलंका की ओर से राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके 15 से 17 दिसंबर 2024 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए, जो पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा थी। तो यह दर्शाता है कि भारत श्रीलंका संबंध जो द्विपक्षीय राजनीतिक संबंध है वह कितना मजबूत है। भारत श्रीलंका द्विपक्षीय राजनीतिक संबंधों में नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं।
अब हम चर्चा करेंगे दोनों ही देशों के बीच जो व्यापार और वाणिज्यिक संबंध है उस पर। अभी जो चालू वित्तीय वर्ष था 2024-25 में अप्रैल से नवंबर की अवधि के लिए द्विपक्षीय व्यापार 3.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें भारत का श्रीलंका को निर्यात 2.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो भारत की तरफ से हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। भारत ने वस्तुओं और सेवाओं दोनों को कवर करने वाले आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते ETCA को अंतिम रूप देने के लिए श्रीलंका के साथ बातचीत शुरू कर दी है। भारत श्रीलंका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में से एक है और जिसका जो संचयी निवेश है 2023 से तक 2.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। सुरक्षा सहयोग हम देखें तो 2012 से भारत श्रीलंका रक्षा वार्ता में भाग ले रहा है। यह मंच सुरक्षा और रक्षा सहयोग के मुद्दों की समीक्षा करने में मदद करता है। इसी तरह भारत और श्रीलंका संयुक्त सैन्य मित्र शक्ति और नौसेना अभ्यास स्लीनेक्स करते हैं। बहुपक्षीय संबंधों और सहयोग को हम देखें तो दोनों देश सार्क, बिम्स्टेक और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जैसे संगठनों के सदस्य हैं और एक दूसरे को ऐसे एसोसिएशन में वो एक तरह से सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। दोनों संयुक्त राष्ट्र, WTO, WHO, IMF, विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का हिस्सा भी हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज के वीडियो लेक्चर के इस सीरीज में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः